नासिक के सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आपसे विलंब के लिए माफी चाहती हूं। मुंबई से आ रही थी, एक जमाना था जब रोड बड़े अच्छे थे, आज इतने खराब थे कि बहुत टाइम लगा आने में, 1 घंटा थोड़ा ज्यादा अतिरिक्त लगा। मंच पर बैठे हुए हमारे डीसीसी अशोक जी को, वरिष्ठ सहयोगियों को, सुभाष जी को, माइनॉरिटी कांग्रेस की वरिष्ठ पदाधिकारी को, उपाध्यक्ष जी को मेरा नमस्कार। नासिक में हूं तो बात तो सबसे पहले किसानों की ही करेंगे। प्रेस वार्ता को 2 भागों में करूंगी। एक में हम अपनी बात करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे, और दूसरे भाग में महायुति की थोड़ी पोल खोलूंगी। इस देश की रीढ़ की हड्डी इस देश का अन्नदाता है, इस देश का किसान है। नासिक महाराष्ट्र की ही नहीं, देश की प्याज की बेल्ट है। नासिक में सोयाबीन की खेती होती है, और जो त्रासदी हम देख रहे हैं अपने किसानों के साथ होते हुए, उस पर चुप रहना संभव नहीं है। और चुप रहना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 7 किसान रोज महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं और महायुति की सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। वो देवेंद्र फडणवीस जो 2014 में महाराष्ट्र की यात्रा करके 6,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन के मांगते थे, मुख्यमंत्री भी बन गए, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी नाक के नीचे सोयाबीन की खरीद 4,000 रुपए से कम में हो रही है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि 4,000 तो लागत आती है सोयाबीन की। और इसलिए महाविकास आघाड़ी ने, इसलिए कांग्रेस ने, शिवसेना ने, एनसीपी ने यह तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम किसानों को सोयाबीन का 7,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी प्लस बोनस देंगे। 7,000 रुपए में हम किसानों से सोयाबीन की खरीद करेंगे। और आपसे आशा और विश्वास रख के कहती हूं, ये बात नीचे तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हमारे किसान भाइयों को ये विश्वास होना चाहिए कि उनकी बात, उनके हक की बात हो रही है। और इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि जो 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं रोज महाराष्ट्र में, इस सरकार की नाक के नीचे वो कर्जे के बोझ के तले दबे हैं। 16 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने अमीरों के माफ कर दिए, आप जैसे लोगों के नहीं। अगर आपके ऊपर होम लोन है, आपके बच्चे की एजुकेशन लोन है, आपके ऊपर ऑटो लोन है, आपकी नौकरी चली जाए, आपके यहां मुश्तंडे आएंगे और आपको पीटेंगे, आपसे पैसे वसूल करके जाएंगे, आप अपना घर, खेत, जमीन बेचकर उनका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। 16 लाख करोड़ ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों के माफ हुए जिन्होंने इस देश को चूना लगाने का काम किया। लेकिन महाराष्ट्र के किसान का कर्जा माफ नहीं हो सकता, और इसलिए हमने ठाना है कि 3 लाख रुपए तक का महाराष्ट्र के किसान का कर्जा हमारी सरकार बनेगी और हम माफ करेंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने ये काम यूपीए की सरकार में रहते हुए सबसे बड़ा फार्म लोन वेवर किया था और मनरेगा लाए थे, जिससे कि कृषि का चेहरा, किसानों का चेहरा, किसानों की तकदीर और तस्वीर हमने बदली थी। नासिक को प्याज की बेल्ट कहा जाता है। प्याज बाजार में भी महंगा है, लेकिन किसान के लिए कुछ उसका फायदा नहीं हो रहा है। जब प्याज की फसल हुई, जब किसान प्याज से थोड़ा कमा सकता था, निर्यात कर सकता था, तो आपने निर्यात शुल्क लगा दिया। तो बड़े बड़े देशों में हम कंपीट ही नहीं कर पाए, हमारे किसान ज्यादा हुआ तो आपने निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। तो किसान जाए तो कहां जाए? आपका बायां हाथ आपके दाहिने हाथ की पॉलिसी नहीं जानता है। एक खाका तैयार हो जिससे कुछ कमोडिटीज जो एक्सपोर्ट होती हैं वो किसानों को भी फायदा दे और मिडिल क्लास पर भी बोझ ना बने, ये हमारा वादा हमारे मैनिफेस्टो में है और हम प्याज के किसानों के लिए ये करके रहेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो प्याज के किसानों को और महाराष्ट्र के किसानों से हमारा कर्जा माफी का वादा है, और सोयाबीन की जो हमने फसल आपसे कही, हम 7,000 रुपए पर उसको खरीदेंगे। ये हमने करके दिखाया है, क्योंकि बीजेपी की एक बहुत गंदी आदत है, भाजपा और उनके घटक दलों की, जब कोई अच्छी बात होगी तो उसमें झूठ जरूर परोसा जाएगा। हमारा एक खाका है, हमारी तेलंगाना की सरकार रायतू भरोसा नाम की योजना चलाती है, जिससे लाखों किसानों का फायदा हुआ। उन्होंने वहां पर कर्जा माफी करी है। हमने कर्जा माफी कर्नाटका में करी है, और कर्जा माफी करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब किसान कर्जा मुक्त होकर खेती करेगा तो वो आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा।
किसानों के बाद मैं बात करना चाहती हूं महिलाओं की। यहां पे काफी सारी महिलाएं और तमाम महाराष्ट्र की ऐसी महिलाएं हैं जिनको सशक्त और समृद्ध बनाने का हमने ठाना है। और उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं की भलाई के लिए हम महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए प्रति महीना सरकार बनते ही डालना शुरू करेंगे। और यह संभव है, क्योंकि बीजेपी और भाजपा कहेगी यह संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव है। अगर 30-30, 40-40% कमीशन लेना आप बंद कर देंगे तो महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए प्रति माह के पड़ सकते हैं। और ये वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी, जिसको सुचक्र कहा जाता है, उसको वापस शुरू करेगा। महिलाओं के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, वो अपने परिवार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा करेंगी। उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ती हैं तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है। इसको द गुड साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, जो टूट गया है, जो कुचक्र बन चुका है। हम महिलाओं के लिए प्रदेश भर में सरकारी बसों में फ्री बस सेवा करने जा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा हमने कर्नाटका में होते हुए देखा है। महिलाओं के हाथ में 2-2.5 हजार रुपए महीने के बचते हैं और जब महिला के हाथ में घर की पैसा आता है तो वो परिवार की समृद्धि के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर भोजन में ही खर्चा होता है। तो इसलिए महिलाओं के लिए हम करेंगे और महिलाओं के लिए हमारी कर्नाटका और हमारी तेलंगाना की सरकारों ने ये किया है और अब हम महाराष्ट्र में भी करके दिखाएंगे। हमारी हिमाचल की सरकार ने भी किया है। आम आदमी, और ये तीसरी बात है जो जरूरी है, आम व्यक्ति के घर में, मेरे घर में, आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए और भगवान ना करे उसको अस्पताल में एडमिट कराना हो, लंबी बीमारी खिंच जाए, लंबा इलाज हो, सर्जरी करानी हो, तो या तो आप अपनी एफडी तोड़िएगा, या अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालिएगा, या कहीं से ऋण लीजिएगा, या आप कुछ बेचिएगा, पत्नी के जेवर गिरवी रखिएगा। आम परिवारों में स्वास्थ्य की अगर कोई समस्या आ जाती है तो सारी की सारी घर का बजट टूट जाता है। हमारी राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 25 लाख रुपए की एक हेल्थ बीमा चिरंजीवी योजना शुरू करी थी। हमारी महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और हम उस योजना को यहां पर लागू करेंगे। बिना प्रीमियम के 25 लाख का हेल्थ बीमा मिलेगा, जिससे आम आदमी, जिससे मध्यम वर्ग की जो कमर टूट जाती है वो नहीं होगा। मैं बात यहां पर युवाओं की जरूर करना चाहती हूं, क्योंकि बिना युवा की बात किए आज बात करने का कोई मतलब नहीं है। और युवाओं की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि युवाओं को तो जब अपने हक की वो बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो उनको डंडे और लाठी खानी पड़ती है। तो हमने निश्चय किया है कि युवा जो बेरोजगार है उसको नौकरी मिलने की एक अवधि तक 4,000 रुपए प्रति महीना हम देंगे। और इसलिए देंगे जिससे कि युवा को यह हौसला रहे कि वो पढ़ेगा, लिखेगा तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सरकार उसकी समृद्धि, उसके सशक्तिकरण के लिए उसके साथ है। और अंत में, जैसा कि मेरे नेता ने कहा है, संविधान को बचाने के लिए महाराष्ट्र बार बार उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले की धरती है, शाहू जी की धरती है, अंबेडकर की धरती है। और जब जब संविधान पर आंच आई है, महाराष्ट्र ने संविधान की रक्षा करी है। ये लोकसभा चुनावों में भी सिद्ध हो गया था, ये विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से महाराष्ट्र करने जा रहा है। हमारी 2 मांगे हैं, जातिगत जनगणना हो जिससे पता चले कि अगड़ों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के बीच में कितना अंतर है, उनके पास क्या संसाधन है, और उस हिसाब से नीति निर्माण हो सके। मैं 2 मिनट बात जरूर करना चाहती हूं, सामने वाले क्या कर रहे हैं। चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र आया, आपने चोरी से डाका डालकर, नीलामी करके, खरीद फरोख्त करके, विधायकों को रात के अंधेरे में पहले गोवा फिर असम बेचकर सरकार बनाई। आज जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र आया है, आप अपने काम की बात क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए, आपने क्या क्या किया है महाराष्ट्र के युवा के लिए? आपने क्या किया है महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए? आपने क्या किया है महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए? आपने महाराष्ट्र के युवाओं की नौकरियों को नीलाम करके गुजरात भेजा है। यहां पर टाटा एयरबस का, वेदांता फॉक्सकॉन का, बल्क ड्रग का, मल्टीपल डिवाइस का प्लांट लगने वाले थे, फैक्ट्री खुलने वाली थी, 9 से 10 लाख नौकरियां बनती। लेकिन महायुति की भाजपा, शिंदे सेना और अजीत पवार की सरकार की नाक के नीचे वो नौकरियां गुजरात गई और आपने जाने दी। आपने महाराष्ट्र के 10 लाख युवाओं की जो रोजगार के साधन थे उनको गुजरात डाका डालकर जाने दिया। यह आपकी असलियत और रिपोर्ट कार्ड है।
आपका रिपोर्ट कार्ड और असलियत यह है कि सावित्रीबाई फुले के महाराष्ट्र में, जीजाबाई के महाराष्ट्र में, बदलापुर में जब नाबालिग बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ तो आपकी सारी की सारी सरकार आरोपियों को बचाने में लग गई। यही आपने पुणे में किया, यही आपने नासिक में किया। लेकिन महाराष्ट्र महिला अधिकारों का, महिला सम्मान का स्वागत करता है और उसके लिए उठ खड़ा होगा। और अंत में मैं ये जरूर कहूंगी कि महाराष्ट्र की अस्मिता पर जो आपने प्रहार किया वो सबसे गलत किया। महाराष्ट्र का ये कल्चर ही नहीं है। महाराष्ट्र को खरीद फरोख्त से बनी हुई सरकारें नहीं पसंद है। महाराष्ट्र ने वोट दिया, किसी को विपक्ष में बिठाया तो किसी को सत्ता में बिठाया। जो खरीद फरोख्त करके, नीलामी करके सरकारें बनती है, चोरी की सरकारें, ये मताधिकार पर जो आपने प्रहार किया है उसका बदला महाराष्ट्र आपको देगा। महाराष्ट्र आपको शिवाजी की ध्वस्त उस मूर्ति का बदला देगा जिस छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर किसी के सामने नहीं झुका। 8 महीने में उनकी मूर्ति खंडित हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, जमीन पर पड़ी रहती है। वो महाराष्ट्र का गौरव नहीं, वो इस देश के हृदय सम्राट थे। महाराष्ट्र आपसे बदला लेगा और महाराष्ट्र आपको नाकों चने चबवाएगा, क्योंकि आप पूछते हैं ना 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में नेहरू की बनाई हुई मूर्ति आज तक खड़ी हुई है प्रतापगढ़ में, लेकिन आपकी बनाई हुई शिवाजी की मूर्ति ध्वस्त हो गई और महाराष्ट्र इसका बदला जरूर लेगा। महाराष्ट्र आपसे हिसाब मांगेगा अपने रोजगार का, महाराष्ट्र आपसे हिसाब मांगेगा ध्वस्त कानून व्यवस्था का, महाराष्ट्र आपसे बहुत सारे हिसाब मांगना चाहता है। आप हिसाब देने के बजाय बटेंगे, कटेंगे। और मैं आपसे एक बात इन सब लोगों से ज्यादा पुरजोर तरीके से कह सकती हूं, उत्तर प्रदेश से आती हूं मैं, और उत्तर प्रदेश में आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का जो झांसी है, वहां पर सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में आग लगने से 10 बच्चे झुलस कर राख हो गए। हृदय विदारक है, यह बोला नहीं जाता है। मां बाप एक तरफ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चों की राख ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार के उप मुख्यमंत्री आने वाले तो चूना डाल के सड़कें चमकाई जा रही है। और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि जब मैं यहां पे आ रही थी, रास्ते में मैंने ट्विटर खोला और मैंने देखा योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे हैं। आप युवाओं पर लाठियां बरसाते हैं, आपके राज्य में हमारे प्रदेश के बच्चे झुलस कर राख हो गए। आप महाराष्ट्र आकर नफरत फैलाते हैं, और नफरत तो आपने ऐसी फैलाई कि बीजेपी में ही आपने द्वंद मचा दिया। अजीत पवार अकेले नहीं है जो कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है, ऐसे भाषण यहां नहीं चलते, क्योंकि ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। महाराष्ट्र सबको साथ लेके चलने में यकीन रखता है, महाराष्ट्र मोहब्बत में यकीन रखता है। उन्होंने कहा, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि उनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है, महायुति में दरार पड़ गई। फिर बीजेपी के लोग कहने लगे पंकजा मुंडे तो आपके घर की बेटी है, उनके पिता जीवन पर्यंत बीजेपी में रहे, आरएसएस के विचारों से प्रेरित है, वो भी कह रही है ये गलत है, ये महाराष्ट्र की राजनीति के खिलाफ है, महाराष्ट्र के कल्चर और संस्कृति के खिलाफ है। आपके राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण कह रहे हैं गलत है। तो ऐसी बात क्यों बोलते हैं आप लोग यहां पर आकर? हमें तो लग रहा था कि चुनाव में आपने हिंदू मुसलमान किया, लोकसभा चुनाव में आपने मुसलमान मीट मटन मुजरा मंगलसूत्र किया, 400 का नारा था, 240 पर सिमट गए। आप शायद उससे सबक लेंगे, लेकिन आप सबक नहीं लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक काम आता है और वो काम है नफरत फैलाना। लेकिन महाराष्ट्र आपकी नफरत को नकार रहा है, और जितनी जल्दी आप ये समझ जाइएगा उतना अच्छा रहेगा। तो महायुति में जो भूचाल मचा हुआ है वही असलियत है। असलियत यह है कि फडणवीस जी शिंदे जी की ओर नहीं देख पाते हैं, शिंदे जी को अजीत पवार नहीं सुहाते हैं, अजीत पवार और फडणवीस जी का जो द्वंद है वो सबको सामने पता है। महाविकास आघाड़ी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जो मुद्दे महाराष्ट्र की जनता के लिए उस पर लड़ रही है, यहाँ के किसानों के लिए लड़ रही है, और सबसे ज्यादा यहाँ के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए चुनाव लड़ रही है। मैं आप लोगों के सवालों का स्वागत करती हूं। अगर मुद्दे पर रहे तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी। माइक देना, ये ले लीजिए, ये वाला माइक ले लीजिए। मैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बोलना चाह रही हूं, इससे पहले कि आप लोग सवाल पूछिए। मैं जब पढ़ रही थी नासिक पर आने से पहले, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सोयाबीन,
प्याज, ये सारी चीजें पर बोलने का मन था। लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि नासिक जो है वो इस एरिया का ड्रग की कैपिटल बनता जा रहा है। एमडी ड्रग का ऐसा आतंक हमारे युवाओं में, 15-15, 16-16 साल के बच्चे इसके आदी हो रहे हैं, इसके एडिक्ट हो रहे हैं। और ये बच्चे कहीं और के नहीं है, ये मेरे बच्चे हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये हमारे पड़ोस के बच्चे हो सकते हैं, हमारे घर के बच्चे हो सकते हैं। लेकिन सरकार इस मामले में क्या कर रही है, सरकार की क्या मंशा है, यह जानना जरूरी है। और यह जानना जरूरी है कि महायुति सरकार में, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में, गुजरात में ड्रग के बाद ड्रग का खेत पकड़ा जा रहा है। ये कौन ड्रग मंगा रहा है, कहां जा रही है ये ड्रग? 125 लाख करोड़ की ड्रग इस देश में आयात हुई और उसके बाद वो कहां चली गई किसी को पता है? वो हमारे युवाओं की नसों में गई, उन युवाओं की नसों में गई जिनको बेरोजगारी से वो भ्रमित रहे, इसलिए ड्रग दी जा रही है। वो अपने हक की मांग ना करे, इसलिए ड्रग दी जा रही है। जब वो हक की मांग करते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, इसलिए ड्रग दी जा रही है। लेकिन मुझे दुख है कि नासिक जैसी जगह में एमडी ड्रग्स का जो आतंक है, उस पर सरकार के मन में ना कोई शंका है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई दर्द है। पूछिएगा किसी उस परिवार से जिसके घर का बच्चा एडिक्ट हो जाता है, घर बिकने की नौबत आ जाती है, अपनी संतान को अपने सामने तिर 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 मरते देखकर बहुत दिक्कत होती है।